Pune, then Belgaum, Mysore, Ooty, Coorg, Udupi, Karwar, and back to Pune. Okay. So that was around 2400 किलोमीटर्स. तो 2 बार मेरा गाड़ी लॉक हो चुका था सडनली. की से गाड़ी ओपन नहीं हो रहा था. तो दैट वाज स्ट्रेंज कि क्या करेंगे. तो ये दोनों चार्जर्स मुझे एप्लीकेशन पे नहीं मिले थे. ये चार्जर्स रोड पे जाते जाते मैंने देखा था काफ़ी जगह पे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है. तो देखते देखते लगा कि अच्छा इधर चार्जर दिख रहा है तो जाके देख लो. ये इशू हुआ था कि गाड़ी में हम लोग बैठ गए, गाड़ी वगैरह बंद कर ली, बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है. So no matter how many times you press that start button, clutch press करके, but it is not starting. Cost per kilometer is very much subjective to multiple factors. अब जैसे मैं मोड चेंज करता हूँ मुझे रेंज इमीडिएटली चेंज होता हुआ दिख जाता है. EVs का यूजुअली टायर का थोड़ा इशू है. टायर का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है. कंफर्टेबल गाड़ी बहुत है, फटीग नहीं है, ड्राइविंग फटीग नहीं है. विच एप्लीकेबल्स टू ऑल EVs एक्चुअली. अगर आप ऐसे रोड पे ट्रैवल ज़्यादा करते हो जहाँ पे चार्जेस कम है तो डोंट गो फॉर EV. मेरा नाम ज्ञानराज माली है. आई वर्क एज IT प्रोफेशनल. EV लेके ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन हो चुका है. सो आई बॉट इट ऑन 7th of May. द किलोमीटर्स आर अराउंड 2900. लेने के बाद immediately I went on a trip to South India, wherein I traveled around 2400 kilometers. And 400 kilometers are inside city right now. Okay. Experience is good. I'm very happy with the car, even happy with the driving experience. दोस्तों हमने अभी तक काफ़ी सारे ईवी ओनर्स से बात की, उनका एक्सपीरियंस अलग-अलग था, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो भी काफ़ी अलग थी। अगर आप भी नया ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सारी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों इस चैनल पे हम ईवी रिलेटेड ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप भी ईवी में इंटरेस्टेड हो और आने वाले वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो ज्ञानराज जी ये बताइए आज की डेट में तो काफ़ी सारे ईवी के मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है? तो आपने हैरियर ईवी ही क्यों चूज़ किया? आपको क्यों लगा कि ये आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल है? तो SUV प्रॉपर SUV में हैरियर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. सो देयर इज वन ऑप्शन ऑफ XUV9E, महिंद्रा XUV9E. ओके. चाइनीज MG और बाकी किया उसमें मुझे जाना नहीं था. एनीवेज दे डोंट हैव एनी कार अवेलेबल अराउंड 30 lakhs. So that is second point. Third point with respect to specifically to with respect to XUV9E is this looks like XUV. उसका स्टांस थोड़ा नीचे है. ओके. तो मुझे XUV चाहिए था. Second thing is about dash cam and the rear camera. Okay. That is not available in XUV9E. Or there are some more features which are specifically available for Harrier and they are not available for XUV9E. ठीक है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है, पेट्रोल, डीजल, आइस इंजन के जो व्हीकल्स है, उससे भी ज़्यादा आपने ईवी को क्यों प्रेफ़र किया? मेरे पास पहले 2 गाड़ी पेट्रोल का रह चुका है. तो पेट्रोल में मुझे जाना ही नहीं था. पावर का जो इशू है, तो ड्यू टू पावर इशू मुझे डीजल में जाना था कि पावर डिलीवरी ज़्यादा चाहिए था. बट जैसे EV स्टार्ट हुआ लॉन्च होना तो उसके बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग EV. देन मेजर एक इशू ये आया कि गवर्नमेंट का जो पेट्रोल के प्राइजेस के ऊपर फ्यूल में जो चेंजेस किया, इथेनॉल ज़्यादा ऐड किया. राइट नाउ 20% इथेनॉल है. ऑलरेडी गाड़ी उसके लिए कंपेटेबल नहीं है. तो नया गाड़ी सेम इंजन कंपेटेबिलिटी, इट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर इंजन. और 20% से वो 100% तक जाने का भी गवर्नमेंट का प्लान है. सो ये सब सोच के आई थॉट कि EV इज़ बेटर ऑप्शन. दूसरा जब EV का टेस्ट राइड लिया तो इट वाज फैंटास्टिक. ओके. ठीक है, ठीक है। तो 1 महीने में आपने जैसे ऑफ कैमरा बताया कि आपने एक लॉन्ग ड्राइव ट्रिप भी किया है, साउथ में आप गए थे, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि ये ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था और यहाँ पे आपको रेंज कैसे मिला? इसके बारे में बताइए प्लीज़। Okay, driving experience is fantastic. I traveled from Pune to Pune, then Belgaum, Mysore, Ooty, Coorg, Udupi, Karwar, and back to Pune. Okay. So that was around 2400 kilometers. Pune to Belgaum I traveled in the evening, which was again good. But from Belgaum to Mysuru, the road is very fantastic. Okay. So I achieved my highest speed on that road. Okay. But again, which actually resulted into less range.
तो आई गॉट अराउंड 300 किलोमीटर का रेंज विद इन दैट पैच फ्रॉम बेलगाव टू देवनगिरी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई चेक ऑन माय आयरा एप्लीकेशन आई सी रेंज मुझे जो उस 7 दिन में मिला था, जो मैंने इकोनॉमी ड्राइव मोड पे अभी ड्राइव किया, तो उसका रेंज मुझे अराउंड 510 किलोमीटर्स मिला, ओके. which was fantastic again. So once I saw that the range is less when I shoot, तो इसमें बूस्ट मोड है. बूस्ट मोड में आई मीन इट इज लाइक बूस्ट, बहुत जोर से गाड़ी भागती है और पिकअप वगैरह बहुत जबरदस्त आता है. ओके. तो मैंने 167 किलोमीटर के आसपास, आई मीन 167 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी ट्रैवल किया, तो वहाँ पे रेंज मुझे मिला था 300 किलोमीटर के आसपास. ओके. तो इसलिए मैंने वापस उसके बाद में जब भी मैं चला रहा हूँ, आई ड्राइव ऑन इकोनॉमी मोड, क्योंकि उतना रोड भी इतना अच्छा मतलब कंटिन्यूस नहीं मिला था. रोड वाज वेरी सीनिक इन साउथ. तो जैसे ही मैंने देवनगिरी छोड़ा और मैसूर तक और मैसूर से ऊटी तक, रोड इज़ वेरी गुड. छोटा रोड है बट खड्डे वगैरह नहीं है, ओके. और सीनिक भी रोड है, दोनों साइड में ट्रीज है. तो वो बंदीपुर का नेशनल पार्क देखा, उसमें एनिमल्स वगैरह भी दिख गए बहुत सारे. तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज वेरी गुड. जब ऊटी से कुर्ग में आ रहा था, तो ऊटी छोड़ के मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, हम लोग आ रहे थे. तो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम ऊटी, द रेंज इट वाज शोइंग एज 420 किलोमीटर्स. ओके. When I came down to a city called I forgot that name, but there is a city. तो वहाँ तक आते आते रेंज दिखा मुझे 478 किलोमीटर्स. ओके. तो रेंज 420 से 478 पे गया, बिकॉज हम लोग नीचे आ रहे थे तो ब्रेक्स वगैरह रख रहे थे, ओके. तो वो रेंज बढ़ गया था एक्चुअली. तो दैट इज हाउ इट इज. ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपना जो मोड पे गाड़ी चला रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ओके. ओके. ठीक है. तो रेंज जो है कंपनी ने आपको कितना क्लेम किया था, और ये ट्रिप में आपको कितना वेरिएशन दिखा उसमें? हाँ, तो क्लेम्ड रेंज बाय टाटा इज 627 किलोमीटर पर चार, आई मीन फॉर 100% बैटरी. बट उनका जो एक 75% यूजर्स का जो रेंज होता है, जो मतलब अचीवेबल रेंज है फॉर हैरियर ईवी, दैट रेंज इज अराउंड 480 किलोमीटर्स. तो Okay. मुझे उससे ज़्यादा भी मिला और उससे कम भी मिला. तो व्हाट आई कैन से इज 480 इज अचीवेबल. ओके. ठीक है. ठीक है. तो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जर्नी, कुछ आपको प्रॉब्लम लगे कहीं पे ईवी के साथ, कुछ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, तो 2 बार मेरा गाड़ी लॉक हो चुका था सडनली. एक बार मैसूर में मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे हम लोग. तो जैसे ही होटल से बाहर आए, की से गाड़ी ओपन नहीं हो रहा था. तो दैट वाज स्ट्रेंज कि क्या करेंगे. तो मेरे पास एक्स्ट्रा फिजिकल की मैंने स्पेयर की रखा था, और जो इसका RFID वाला किया था वो भी था मेरे पास. ओके. दोनों कीज गाड़ी के अंदर थे. तो मेरे पास फ़ोन था, तो आयरा के एप्लीकेशन के थ्रू मैंने ट्राई किया और उससे गाड़ी ओपन हो गई. और उसके बाद वो प्रॉब्लम वापस आया नहीं. Okay. बट दैट वाज वन थिंग कि गाड़ी ओपन ही नहीं हो रही थी. तो क्या करेंगे जाने के लिए, अगर रेंज नहीं है और या फिर दूसरा इशू है, तो इट इज़ अ लॉकर. उसके बाद एक बार ये इशू हुआ था कि गाड़ी में हम लोग बैठ गए, गाड़ी वगैरह बंद कर ली, बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है. सो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू प्रेस दैट स्टार्ट बटन, क्लच प्रेस करके, बट इट इज़ नॉट स्टार्टिंग. तो क्या हुआ मालूम नहीं. फिर हमने गाड़ी बंद करके रखा 15-20 मिनट, सब गाड़ी प्योर ऑफ कर दिया और वापस रिस्टार्ट किया, तो उसके बाद वो स्टार्ट हो गया था. ओके. तो उसके लिए भी कुछ हैक और भी है, जैसे वो बैटरी का सर्किट थोड़ा टाइम के लिए निकाल के, कनेक्शन निकाल के रिबूट होता है सिस्टम. तो दैट इज अनदर ऑप्शन. बट मतलब अभी तो मेरा काम हो गया था उस टाइम पे ओके. स्टार्ट ओके. करने का. हाँ. ओके. तो ये इश्यूज डेफिनेटली आपने पहली बार ही एक्सपीरियंस किए, तो आपको टाटा के सर्विस सेंटर को कॉल करने की ऐसी इसमें जरूरत नहीं पड़ी, आपने ही आपके लेवल पे ये हाँ, मैनेज कर लिया. तो पहले पढ़ा था ये प्रॉब्लम्स के बारे में, तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या करना है और कैसे करना है, तो हो गया वो प्रॉब्लम सॉल्व. ओके. ठीक है. ठीक है. और लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले हमें थोड़ा-सा ना पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा का भी देखना पड़ता है, ठीक है? और प्लान भी करना पड़ता है. तो आपने इसका प्लानिंग वगैरह किया था क्या? कैसे किया था? और इसके बाद जब आप ड्राइव पे थे, जर्नी पे थे, तब आपको पब्लिक चार्जिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? मैंने प्लान किया था. मैंने देखा था कि मेरे रूट पे कितने चार्जर्स है और कितने किलोमीटर्स पे है ऑलमोस्ट. तो पुणे टू बेलगाव इज नो प्रॉब्लम. तो वो तो वन शॉट में, वन चार्जिंग में पहुंच गया था मैं. ओके. बेलगाव में मैंने होटल में चार्जिंग होटल में नहीं था, तो ब्रेकफास्ट करते वक्त हम लोगों ने जाके चार्जिंग के लिए लगा दिया था गाड़ी. बेलगाव टू देवनगिरी अगेन देयर आर मल्टीपल चार्जर्स अवेलेबल, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं था. बट देवनगिरी से मैसूर तक, विच इज अराउंड 250 अराउंड किलोमीटर्स का पैच है, जहाँ पे चार्जर्स है नहीं.
वो सब जंगल का रूट है। तो और छोटे छोटे गांव है, बट वो एरिया में चार्जेस नहीं थे बेसिकली। तो वहाँ पे थोड़ा सा रेंज एंजाइटी का इशू आ रहा था, क्योंकि मालूम नहीं है कि स्टिफ पे चलना है, मतलब ऊपर जाना है नीचे आना है। ओके। तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहने का चीज़ था। बट अगेन मैसूर में पहुंचने के बाद वो वहाँ पे भी चार्जर मिल गया। उसके बाद चार्जर का इशू आया था कुर्ग से लेके उडुपी तक जब मैं आया, तब वो भी डिस्टेंस अराउंड 250 किलोमीटर्स के आसपास है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 250 के आसपास है। ओके। तो मुझे बेसिकली जाना था कारवार तक, तो वहाँ तक का रेंज हो नहीं सकता, तो इसलिए मुझे उडुपी में चार्ज करना था। बट उडुपी में कहीं भी चार्जर अवेलेबल नहीं था। ओके। मतलब उस दिन कुछ तो पंगा था इलेक्ट्रिसिटी का, तो बहुत सारे चार्जर्स वहाँ पे बंद थे। तो उडुपी के आगे ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर के आगे मुझे एक टाटा पावर का चार्जर मिल गया और ओके। मेरा काम हो गया। एक्चुअली मेरे पास रेंज था काफ़ी, 200 किलोमीटर्स वहाँ से भी मैं जा सकता था, बट फैमिली के साथ हूँ तो इतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे भी चार्जिंग करवाया था। ओके। उसके बाद कारवार से मैं गया था गोवा में, एक तामड़ी सुरला करके एक टेम्पल है वहाँ पे। तो वहाँ तक जाके मुझे बेलगाव जाना था, तो वो डिस्टेंस भी अराउंड 270 टू 80 किलोमीटर्स का है। वहाँ पे भी थोड़ा सा लग रहा था कि रेंज का कुछ इशू हो सकता है। तो कारवार में भी सेम प्रॉब्लम था। उस दिन इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू था और बहुत सारे चार्जर्स बंद थे। ओके। तो कारवार के आगे जाके एक गेटवे होटल है, वहाँ पे उनके पार्किंग में मुझे चार्जर मिल गया। बट बिकॉज ये ऐसे बीच में ही हो गया, तो वहाँ पे 1-2 घंटा मेरा ऐसे वेस्ट गया, मतलब ट्रैवलिंग टाइम। ओके। हाँ, तो वो इश्यूज है। 1-2 जगह पे मैंने ये भी देखा कि इंडियन ऑयल का चार्जर था, जहाँ पे वो नया लगा था, बिल्कुल 2 दिन पहले चार्जर लगा था। तो वहाँ पे लाइट वगैरह था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, बट जब मैंने गन इंसर्ट किया तो चार्ज ही नहीं हो रहा था, और उनको भी मालूम नहीं था कि इसका करना क्या है। तो ओके। उनको कुछ एक्टिवेशन करना होगा शायद, वो उन्होंने किया नहीं था। सेम चीज़ एक बीपीसीएल के चार्जर पे भी हुआ, जहाँ पे मैं आई वाज द फर्स्ट कस्टमर टू चार्ज एन ईवी। ओके। बट वहाँ पे उनके पास सब कुछ रेडी था, तो वहाँ पे वो मिल गया। बट ये दोनों चार्जर्स मुझे एप्लीकेशन पे नहीं मिले थे। ये चार्जर्स रोड पे जाते-जाते मैंने देखा था, काफ़ी जगह पे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। तो देखते-देखते लगा कि अच्छा इधर चार्जर दिख रहा है, तो जाके देख लो। और वो स्टाइल से मुझे चार्जिंग के लिए मिल गया वो चीज़। ओके। ठीक है, ठीक है। और कोई सिंगल एप्लीकेशन आपने एज़ अ एग्रीगेटर एप्लीकेशन यूज़ किया या फिर आपको सारे एप्लीकेशंस के ऊपर बार-बार चेक करना, ऐसा करना पड़ा? हाँ, तो कोई भी सिंगल एप्लीकेशन नहीं यूज़ किया मैंने। हर हर एक चार्जर का अलग-अलग एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया है। हुँ। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टैटिक के एप्लीकेशन के ऊपर बीपीसीएल के चार्जर्स दिख जाते हैं। मतलब ओके। ई ड्राइव का एप्लीकेशन डालने का ज़रूरत नहीं। बट जो अभी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जहाँ पे मैं पहला कस्टमर था, वहाँ पे वो स्टैटिक पे नहीं शो कर रहा था। तो मुझे उसका भी एप्लीकेशन डालना पड़ा। तो मैंने शेल का एप्लीकेशन डाला है, बीपीसीएल का डाला है, टाटा पावर है मेरे पास, रेनॉल्ड्स करके एक साउथ में चार्जर मिला था उसका है। स्टैटिक का एप्लीकेशन है, ज़ियोन का एप्लीकेशन है। तो इतने सारे एप्लीकेशन, बट वो कैसे था कि जहाँ पे गया चार्जिंग के लिए, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो डाल दो। ऐसे करके मैंने इतने सारे चार्जर्स यूज़ कर लिए अभी। ठीक है। तो ननराज जी, ईवी के बारे में जब हम सोचते हैं तो कॉस्ट पर किलोमीटर या फिर रनिंग कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। हाँ, हाँ। और इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल डीजल व्हीकल के साथ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखता है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये आपने लॉन्ग जर्नी भी किया तो इसके ऊपर आपने कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट किया क्या, या फिर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओके, तो कॉस्ट पर किलोमीटर इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव टू मल्टीपल फैक्टर्स। ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बोला था कि जब मैंने बूस्ट मोड पे गाड़ी चलाया या स्पोर्ट्स मोड पे चलाया, तो मुझे रेंज कम मिलता है। ओके। तो दैट इज़ वन फैक्टर। अगर मैं इकोनॉमी मोड पे चला रहा हूँ, और अगर एसी नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी लेट्स से मैं पहाड़ों में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे रेंज काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो ओके। विच यू कैन सी, मतलब जैसे मैं मोड चेंज करता हूँ, मुझे रेंज इमीडिएटली चेंज होता हुआ दिख जाता है। दूसरा चीज़, जो अपना घर का चार्जर है और होटल का चार्जर है या फिर पब्लिक चार्जर है, उसमें प्राइस डिफरेंस बहुत आ जाता है। राइट। तो घर पे तो अभी महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर यूनिट 8 टू 10 किलोमीटर्स का चार्ज पड़ता है। 10 रुपीज़ पर यूनिट। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 के आजू-बाजू में। व्हेयरएज़ पब्लिक चार्जर्स में मुझे 17-18 रुपीज़ से लेके 27 रुपीज़ तक का डिफरेंस मिला। वो डिफरेंस होता है 120 किलोवाट का चार्जर, 30 किलोवाट का चार्जर, 60 किलोवाट का चार्जर, उस पे वेरी करता है। ओके। 1-2 कंपनीज़ ने ऑन टॉप ऑफ दैट चार्जिंग अमाउंट जीएसटी भी लगाया था। ओके। तो वो ओके। कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। राइट। तीसरा चीज़, गाड़ी का ये ईवीज़ का यूजुअली टायर का थोड़ा इशू है। टायर का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है। ओके। स्पेसिफिकली फॉर हैरियर मैंने देखा था कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि 20-25,000 किलोमीटर के आसपास ही टायर वर्न आउट हो जाते हैं। ओके।
तो और ये टायर का कॉस्ट है अराउंड 90 के। तो 4 टायर्स 90 के मिलेंगे, तो यू हैव टू ऐड दैट कॉस्ट राइट। इनटू योर पर किलोमीटर। सो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 रुपीज पर किलोमीटर आपका टायर का ही कॉस्ट है। ओके। और बाकी जो भी ईवी का कॉस्ट है, मतलब चार्जिंग का कॉस्ट, वो तो वेरी होता है अपने जहाँ पे आप चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर। ओके। तो व्हेन आई कंपेयर दिस विथ माय पेट्रोल व्हीकल, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 20-30% का डिफरेंस, 30% का श्योर शॉट डिफरेंस मिल जाता है। ओके। तो मैंने जब ये ट्रिप किया था अभी, तो मेरे दोस्त का क्रेटा था, क्रेटा पेट्रोल। ओके। तो उसका पेट्रोल का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 16,000 हुआ था, और मेरा चार्जिंग का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 10,000 हुआ था। तो ओके। 6,000 का वो डिफरेंस आ गया। बट इफ आई ऐड टायर का कॉस्ट, देन इट इज गोइंग टू बी a few thousand more। ओके। तो 2400 किलोमीटर का अगर मैं 3-4 रुपए या 5 रुपए टायर का कॉस्ट लेता हूँ, तो दैट इज 10,000 मोर। तो उस हिसाब से वो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो विच इज नॉट श्योर राइट नाउ, बट वो हो सकता है। ओके। ओके। तो आपका यही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है कि कॉस्ट पर किलोमीटर ये सिर्फ फ्यूल कॉस्ट है, फिर चार्जिंग कॉस्ट के ऊपर हम कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं हमें करना दूसरे पैरामीटर्स भी कंसीडर करने चाहिए राइट। जो रियल वैल्यू हमें देगा। यस ओके। यस। ओके। राइट। तो ज्ञानराज जी, ईवी जो है ये एक एसयूवी सेगमेंट में आता है, तो इसका इंटीरियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको कंफर्टेबल लगता है? जो आपने पे किया तो उसको वैल्यू फॉर मनी ये आपको लगता है इस बारे में? डेफिनेटली। मेरे पास इसके पहले टिगोर था, और टिगोर के पहले वैगनआर था। तो जब मैंने टिगोर चलाया, दिन भर मैं अगर चलाता हूँ, इफ आई क्लॉक 500 किलोमीटर्स इन अ डे, तो वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस ह्यूज डिफरेंस है। इसमें पता ही नहीं चलता है कि आपने इतना ज्यादा ट्रैवल किया है। और सिर्फ मेरा नहीं, फैमिली का भी इशू आता है। तो Okay. मेरी बच्ची बोर हो जाती थी गाड़ी में बैठ के, बहुत टाइम के लिए बैठा, तो बट इसमें शी एंजॉयज। ओके। उसने मजे किया, ट्रैवल किया, स्पीड का एंजॉयमेंट लिया। जहाँ पे हम लोग ऑफ रोड जा रहे हैं, या फिर थोड़ा पहाड़ वगैरह एरिया में है जहाँ पे स्पीड कम है, वहाँ पे सनरूफ ओपन किया, उससे भी उसको बहुत मतलब अलग टाइप का एंजॉयमेंट मिल गया। तो दैट इज पॉसिबल। तो कंफर्टेबल गाड़ी बहुत है, फटीग नहीं है, ड्राइविंग फटीग नहीं है, विच एप्लीकेबल टू ऑल ईवीज एक्चुअली। और बाकी फैंटास्टिक। साइज का सिर्फ इशू हो सकता है, बट मैंने ऊटी में बहुत छोटे रोड्स पे भी गाड़ी चलाया, जहाँ पे साइड में लेके सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, और वहाँ पे भी मतलब टेम्पो ट्रैवल से ट्रक्स थे, वो आ रहे थे, तो वो भी कर लिया। तो नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि ये साइज भी चल सकता है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। और ज्ञानराज जी, आज की ईवीज में तो बहुत सारा टेक भी अवेलेबल होता है, जिसमें 360 कैमरा हो गया या फिर एडास सिस्टम हो गया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपके इस ईवी में भी है क्या? और आप उतना उसका कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो, इसके बारे में बताइए। तो इफेक्टिव यूज तो मैंने काफी किया। मैंने सिर्फ ऑटो पार्किंग का यूज नहीं किया, बाकी ऑलमोस्ट सब टेक यूज कर लिया। इसमें मुझे स्पेसिफिकली जो अच्छा लगा वो फ्रंट डैश कैम और रियर कैमरा व्यू। ओके। वो दोनों बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि कितना भी बारिश है या कितना भी रोड खराब है, धूल है, मुझे इवन नाइट में पीछे का व्हीकल बहुत अच्छी तरीके से दिख जाता है। ओके। फ्रंट का कैमरा होने से और डैश कैम होने से मुझे ये जो सडन जो एक्सीडेंट्स है, लोग बीच में वगैरह आते हैं, तो उसका एंग्जाइटी थोड़ा कम हो जाता है। ओके। अब बाकी जो एडास का जो फीचर्स है कि ट्रैफिक में मैं जा रहा हूँ, तो साइड के सब सेंसर्स वगैरह दिखा देते हैं कि अगर कहीं पे डैश हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा पास आ रहा है, तो वो चीज यूज कर लिया। ओके। सडन ब्रेकिंग का और कोलिजन का वार्निंग भी मैंने बहुत बार देख लिया। ओके। कि मेरे दोस्त का गाड़ी जब आगे था, जब मैं बहुत ज्यादा पास जाता हूँ या जब ब्रेक करने के लिए जाता हूँ, तो वो कोलिजन का वार्निंग वगैरह भी सब मिल जाता है। ओके। ऑटो ब्रेकिंग मैंने ऑन नहीं किया, बट कोलिजन का वार्निंग दिखा रहा है, तो विच इज अगेन गुड। 360 कैमरा है, तो जो भी मतलब हाईवे पे या इस पे अगर मैं गाड़ी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जब मैं लेन चेंज करने के लिए, तो वो भी वार्निंग आ जाता है। स्टेयरिंग हेवी हो जाता है, स्टेयरिंग मुझे खींचता है अंदर, तो लेन मतलब लेन छोड़ने नहीं देता है, तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड फीचर। ओके। तो एडास का मैंने ऑलमोस्ट काफी यूज कर लिया, मतलब फीचर्स। मैंने क्रूज कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वो मुझे करना नहीं था ये ट्रिप में। मेरे को गाड़ी खुद से चलाना था, तो क्रूज कंट्रोल और ऑटो पार्किंग वो छोड़ के मैंने बाकी सब फीचर्स यूज कर लिया। ठीक है। तो ज्ञानराज जी, जैसे ईवी है, काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इसमें ऐसे कोई एरियाज़ या फिर फीचर सेट आपको लगेगा जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है ओवरऑल, ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल होता है तो ऐसा कोई लगा आपको कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती थी? बेहतर, ये जो निगल्स है सॉफ्टवेयर के, हम्म। वो अगर रिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है। क्योंकि
रेंज एंजाइटी एक चीज़ है जो ओवर द टाइम जैसे-जैसे ड्राइव होगा वैसे वो मतलब कम होता जाएगा। ओके। बट अभी के लिए जो मैंने जो 2-3 इश्यूज़ बताया था जहाँ पे गाड़ी लॉक हो गई थी, हुँ, हुँ। तो व्हेनेवर आई गो आउट मुझे अभी वो ऑप्शंस रखना है कि मतलब वो मैंने अभी जाते वक़्त भी रखा था। हुँ, फिज़िकल की मैंने वाइफ़ के पर्स में रखा था। राइट। एक जो अपना आरएफआईडी वाला की है वो वॉलेट में रखा है और जो फिज़िकल दूसरा जो अपना जो नॉर्मल की है वो मैं कैरी करता हूँ मेरे साथ ओके। हमेशा। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। अब वो भी मे बी आदत होने के बाद कम हो सकता है। बट अभी के लिए थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ता है कि वो सब चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी गाड़ी लॉकिंग वगैरह जो होता है अगर गाड़ी कहीं पे खुली रह गई वगैरह, तो वो सब चीज़ इसमें नहीं होता है क्योंकि मेरा एप्लीकेशन मुझे नोटिफ़िकेशन भेजता है। ओके। डोर ओपन है, कार ओपन है, लाइट चालू है, वो सब चीज़ इसमें अभी नहीं होगा इससे मतलब इसके आगे। हुँ। कभी-कभी ऐसे अपना हो जाता है कि पार्किंग लाइट ऑन रह गया हुँ, या हुँ। फिर हेडलाइट ऑन रह गया, बैटरी ड्रेन हो गई, तो ये इश्यूज़ इसमें नहीं होंगे कभी। ओके। काफ़ी लोग आज की डेट में नया ईवी लेने का सोच रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है, फ्यूल में जो फ़िलहाल कन्फ्यूजन चल रहा है या फिर कॉस्ट हो गया। हुँ, हुँ। तो काफ़ी लोग ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी 3 एडवाइसेज़ आप देना चाहोगे नई ईवी ओनर्स के लिए, जो ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने ईवी लेते समय ये पॉइंट्स का कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है? सबसे बड़ा पॉइंट है रेंज एंग्ज़ायटी। अगर आप ऐसे रोड पे ट्रैवल ज़्यादा करते हो जहाँ पे चार्जेस कम है, तो डोंट गो फॉर ईवी। बट इफ यू आर कंफर्टेबल, ईवी इज़ टू गुड। ओके। जो पिकअप मिलता है, जो ना ओवरटेक करते वक़्त जो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, हुँ। जो ब्रेकिंग मिलता है आपको या फिर जो गाड़ी जो अपने फैसिलिटीज़ देती है एडास का सब कुछ, हुँ, हुँ। तो दैट इज़ फैंटास्टिक। यू शुड डेफिनिटली ट्राई ईवी। मैंने ये गाड़ी लेने से पहले क्रेटा का भी ईवी टेस्ट किया था, ओके। पंच टेस्ट किया था और महिंद्रा को तो मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो स्टाइल में मुझे जाना ही नहीं था। बट बाकी ऑप्शंस मुझे मिला नहीं था। बट दोनों गाड़ी ड्राइविंग के लिए फैंटास्टिक है। जो ईवी का जो मैंने बोला कि पिकअप है, पावर है और जो कामनेस है इंजन का, मतलब हुँ, हुँ। इंजन तो है नहीं, आवाज़ तो आता ही नहीं है अंदर। ओके। उसका एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बंदीपुर के सेंचुरी से मतलब बंदीपुर के जंगल में से ट्रैवल कर रहा था। हुँ, हुँ। बाहर का कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था, बट जैसे हम लोगों को दिखा कि बाहर बहुत सारे हिरन्स वगैरह है, हुँ। हाथी वगैरह दिख रहा है, तो जैसे मैंने विंडो डाउन किया और थोड़ा स्पीड कम, उधर तो बहुत कम ही रहता है स्पीड क्योंकि स्पीड ब्रेकर से एवरी 100 किलोमीटर्स पे एक स्पीड ब्रेकर है ही वहाँ पे। हुँ। तो जैसे ही 100 का मीटर्स पे। हाँ, 100 मीटर्स पे। हुँ। तो जैसे मैंने विंडोज़ डाउन किया तो वो जो बज़िंग साउंड एक आने लगा। हुँ, हुँ। तो मुझे ये मालूम है कि ईवी से वो आता है कम किलोमीटर के स्पीड पे, सो ओके। दैट पेडेस्ट्रियंस को पता चले कि गाड़ी आ रहा है, अदरवाइज़ गाड़ी आ रहा है ये पता ही नहीं चलता है। ओके। तो मुझे लग रहा था कि वो आवाज़ इतना बढ़ क्यों गया? हुँ, हुँ। तो तो थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो जंगल का आवाज़ था, जो विंडो ऊपर करने के बाद आता ही नहीं है। अच्छा। बट जब विंडो डाउन करते हैं, स्पीड कम होता है तो ऐसे लगता है कि वो इंजन मतलब गाड़ी का आवाज़ है, बट वो एक्चुअली बाहर का था सब हुँ, हुँ। सब आवाज़। ओके। तो हाँ, फैंटास्टिक उसमें मतलब साउंड इंसुलेशन इज़ वेरी गुड। ओके। तो फटीग आता ही नहीं है। सो अगर आवाज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, तो ड्राइव करते वक़्त फटीग कैसे आएगा? हुँ, दूसरा हुँ। कुछ मतलब उल्टा ये है कि यू आर फोकस्ड। राइट, हुँ। राइट। और कोई एडवाइस जो आप नई ईवी ओनर को देना चाहते हो? अ, हाँ, ड्राइव केयरफुली क्योंकि ईवी में इमीडिएट पावर डिलीवरी है। हुँ, हुँ। तो मतलब जैसे हम लोग मैनुअल ड्राइव करते हैं हुँ। एग्रेसिवली, वैसे एग्रेसिवली इसको कर नहीं सकते। ओके। एग्रेसिवली करोगे कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि जो स्टार्ट में जो पिकअप जो मिलता है दैट हुँ। इज़ टू गुड और ओके। टू हाई। तो वहाँ पे गाड़ी कंट्रोल करना इज़ ट्रिकी। हुँ, हुँ। इवन ट्रैफिक में इमीडिएटली पुश नहीं करना है हुँ। क्योंकि सामने इमीडिएटली धक्का लग सकता है। राइट। तो ड्राइव केयरफुली और एन्जॉय द ड्राइव, ओके। बाकी कुछ श्योर, श्योर। हुँ, ओके, थैंक यू सो मच अरनियन जी, आपने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। बहुत ही कम टाइम में आपने एक लॉन्ग ड्राइव किया, उसका बेनिफिट, आपके नॉलेज का बेनिफिट एंड आई एम श्योर कि बाकी ईवी ओनर्स को भी मिलेगा। हुँ, हुँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।